हेलो दोस्तों, मैं रूमी द्रक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रूमी के साथ आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको जो है संधि भी पढ़ा दी हूँ और मैं जो है आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के जो अंग होते हैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ और कल मैंने आपको समास भी पढ़ा दिया था, ठीक। और संधि समास दोनों पढ़ा दी हूँ। अब ये जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ण विचार है। देखिए, वर्ण विचार होता है जो हर जितना भी हिंदी में कोई भी चीज़ बनता है बिना वर्ण के नहीं बनेगा, ठीक है। तो वर्ण विचार है, इसमें जो है थोड़ा ये लंबा टॉपिक है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि इसको अगर आप बना लेते हैं तो आपको वर्ण को तोड़ के मरोड़ के एकदम अच्छे से जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। कहीं भी कोई पूछेगा तब उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। वर्ण विचार, ये आपका जो है लेसन 2 है, क्लास हिंदी है, मेरा क्लास जो है 8 का है। ये एनसीईआरटी बुक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी एग्ज़ाम आपका एनसीईआरटी से ही आना है, ठीक। बुक से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है तो उसमें टाइम लग जा रहा है, बार बार इरेज करो, ये करो वो करो, और उदाहरण उतना मैं नहीं दे पा रही थी, लेकिन इसमें उदाहरण जो है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी और पढ़ाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जब हम अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं, ठीक, बोलते हैं, हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। तो जब अपने हम विचार कुछ कोई भी चीज़ बोलते हैं तो मुख से अनेक ध्वनियाँ किसको बोलते हैं पता है? ध्वनियाँ बोलते हैं। जो हमारा वर्णमाला होता है ना, उसी को हम कहते हैं ध्वनि। जो वर्णमाला होता है, जैसे कि अभी बोलेंगे कम, इधर आओ, ये सब वर्ण जो है हमारा ध्वनियाँ निकलता रहता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इन ध्वनियों में सबसे छोटी ध्वनि लिखित रूप वर्ण कहलाता है, यानी कि सबसे छोटा रूप क्या है? लिखित रूप कहलाएगा। लिखित रूप जैसे कि म हो गया, हो गया, च हो गया, ठीक। प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, यानी कि हर जितना भी वर्ण लिखेंगे उसका एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ बताया कि आप लिख देंगे क, तो ये क है, ये ध्वनि क का ध्वनि है, और जब इसको हम लिखें तो ये क लिखा गया। जब इसको हम बोलेंगे क, कहीं भी तो हमारे दिमाग में छप जाएगा कि हाँ क ऐसे बनता है, यानी कि ये क का चिन्ह है, ठीक है। और इसी चिन्ह को हम लोग कहते हैं लिपि, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो छोटा वर्ण है उसे हम खंड नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक होता है अक्षर और एक होता है वर्ण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि देखिए, अगर ये वाला का आप लिख देंगे तो ये हो गया वर्ण, ये हलंत लग गया, मतलब ये आधा है। लेकिन जब हम ये पूरा लिखेंगे, ये हलंत नहीं, तब ये अक्षर हो जाएगा, ठीक है। जब स्वर अगर लगा है, अभी मैं इसको तो बताऊँगी आगे, मगर यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ऐसा है तो ये वर्ण है, इसके फिर खंडित नहीं कर सकते इसको। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये अ है तो इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, ये भी ई है, इसको भी नहीं तोड़ सकते। ये क है, देखिए हलंत है, ये जब लगेगा तो ये पूरा हो जाता है, ये जब लगता है तो ये पूरा, यानी कि जितना भी व्यंजन होता है उसमें ये लगता है तब वो पूरा होता है। जैसे कि ग, च, न, व आदि जो है ये हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा यही है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण के सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं, यानी कि जो वर्ण होगा उसका सार्थक संयोजन के सार्थक रहेगा, यानी कि कोई भी चीज़ हम बनाएंगे, जैसे कि वर्ण है, इसके सार्थक मतलब देखो, जैसे क, म, कितना वर्ण हो गया? 1 2 3 हो गया, और तीनों को जब मिला लिए तो कमल, ये बन गया आपका शब्द। मतलब ये सार्थक, मतलब सही होना चाहिए वो बोलने में, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप की संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। तरह की प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, यानी कि जो प्रत्येक भाषा पर देखिए, हर एक देश होता है, ठीक है, हर देश का अपना अपना भाषा होता है, तो इसमें प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे वर्णमाला। देखिए, ये वर्णमाला आगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट, कोई पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप कहिएगा
वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमने अभी कहा आपको कि इसका सार्थक समूह होना चाहिए। देखिए वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला, यानी निश्चित क्रमबद्ध भी होगा या सार्थक समूह भी हो सकता है। जैसे कि सही सही एक जैसा, जैसे क से लेके पूरा जो होता है नीचे यहाँ तक, वो ये नहीं कि जहाँ तक फिर नहीं, ठीक है, ऐसे रहेगा। जो समूह होता है उसको कहते हैं, जैसे कि कहते हैं नहीं मोती की माला, तो मोती की माला ये वर्ण की माला है, ठीक है। चलिए आपको मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी के वर्णमाला। ये जो वर्णमाला होता है आपका टोटल क से लेकर के यहाँ तक होता है, ठीक है। आज आपको मैं सारे वर्णमाला एकदम अच्छे से और समझा के पढ़ाऊँगी ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आता है स्वर। क्या आता है? स्वर। स्वर में अ, आ, ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए ये बड़ा ऊ यहाँ पर नहीं बना के दिया हुआ है बुक में, ठीक है, गलती प्रिंट हो गया है। फिर री, ए, आई, ओ, औ, ठीक, ये आ गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा, कई लोग लिख देते हैं आगे अंग और आ, तो ये स्वर नहीं है। ये क्या है? ये स्वर, ये जो है ये स्वर नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम अयोग्य वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग्य वाह बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि ये जो स्वर है, तो स्वर जो टोटल होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक। लेकिन ये जो मात्रा होता है इसको हम 10 ही गिनेंगे। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टोटल मात्रा होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी होता है ये हमेशा इसका संस्कृत शब्द होता है, ठीक है। ये हमेशा संस्कृत में ही यूज होता है, ठीक है। अभी आप देखिए मैंने अंग और आ के बारे में बताया था आपको। तो ये जो अंग है आ, इसको अयोग्य वाह बोलती है, यानी कि अनुस्वार जो क ख ग ये है ना, ये इसका ये 5वां अक्षर से ये बनता है अनुस्वार, ठीक है। इसका 5वां अक्षर से बनता है ये अनुस्वार, ठीक है। और आ को बोलते हैं विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग। ये ज़्यादा परिस्थिति में नहीं यूज होता है, जैसे कि दुख, सुख, मनोभाव, मनोचित्त, ये सब में यूज होता है, ठीक है। इसको कहते हैं, ठीक है। अयोग्य वाह ये दोनों हैं, ठीक। कोई किसी का अयोग्य वाह कौन कौन सा? तो ये दोनों हैं। ये इन दोनों का भी नाम अलग अलग है, अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक है। फिर अब आपको मैं आगे बता दूँ यहाँ पे, क्योंकि जो व्यंजन है, क्या है? ये व्यंजन, ये जो क से म तक दिया हुआ है ये केवल स्पर्श व्यंजन है। क्या है? ये केवल स्पर्श व्यंजन। इसको हम कहते हैं स्पर्श। स्पर्श मतलब ही देखिए, मतलब होता है इसका छूना। क्या? छूना। यानी कि कोई भी इसमें से हम बोलेंगे वर्ण तो हमारा जो है मौखिक कहीं ना कहीं टच होता रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है क, तो ये क वर्ग इसको बोलेंगे। ये है च, तो इसको च वर्ग बोलेंगे। ट वर्ग बोलेंगे। त वर्ग बोलेंगे। प वर्ग बोलेंगे, ठीक है। प है प वर्ग बोलेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको स्पर्श वर्ग टोटल होते हैं 25, ठीक। कोई पूछेगा स्पर्श वर्ण व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। 5वां अक्षर इसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है 5वां अक्षर, जिससे बनता है अनुस्वार, ठीक। अगर का बोलते हैं तो आपका कंठ टच करेगा, क ख ग घ अंग। च करेंगे तो च छ ज ज या तालु करेगा। ट ड ड ढ न मूर्धा टच करेगा। फिर त थ द ध न बोलेंगे तो आपका दांत टच करता है। प फ ब भ म बोलेंगे तो आपका होठ जो है टच करता है। अब ये आप देख लीजिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ये और ल इसका अंतस्थ मतलब आप सांस पूरी खींचेंगे, उसके बाद ये अंदर से आएगी आवाज़, जैसे कि ये ल, ठीक है। ये उसमें मतलब होता है गर्म। मतलब जब ये आप बोलेंगे हाथ आगे करिएगा मुँह के, जब ये ल स ह बोलेंगे तो आपको उष्ण गरम हवा आती है, इसलिए कहते हैं इसको उष्ण व्यंजन। ये दीजिएगा, इसको कहते हैं नव विकसित व्यंजन, यानी कि ये नया इसको ये आया है तो इसको क्षिप्त भी बोलते हैं। और ये नवनिशित व्यंजन भी है। और ये हमेशा जो है बीच में यूज होता है, जैसे कि दौड़ना, पढ़ना, ठीक है, चढ़ना, इसको बोलते हैं क्षिप्त व्यंजन। फिर है संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन ये जो है ये दो यानी कि डेढ़ व्यंजन से मिलके बनता है, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये है आगत ध्वनि जो बाहर से आई है। देखिए आगत मतलब वो यह है कि आई, आगत, आगत कहीं ना कहीं से आई है, तो आ ज फ, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा का है और ये दोनों उर्दू फारसी का है, ठीक है। अब मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो बना हुआ है, ये जो छ बना है ये वाला, तो ये बनता है आधा का है, ध्यान दीजिएगा, फिर स, फिर ये त्र बनेगा आपका त प्लस रस, फिर आपका ज्ञानी है तो ज हलन प्लस यहाँ से बनेगा। ये आपका था श्र बनेगा स प्लस रस, ठीक। ये जब हम तोड़ेंगे ना इसको तो इसके 3 वर्ण बाहर आते हैं, 2.5 वर्ण आते हैं, लेकिन 2 व्यंजन से मिलके बनते हैं क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जब तोड़िएगा तो ये ऐसे आएगा, इसको और वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो र का अ भी बाहर आ जाता है, ठीक। चलिए हम आपको आगे और बताते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। हर भाषा का अपना अपना लिपि होता है, ठीक है। वर्तमान समय में टाइपराइटरों तथा कंप्यूटरों द्वारा प्रयोग किए गए जाने के कारण देवनागरी लिपि और वर्तनी के मानवीकरण किया गया है, ठीक है। अब आप देखिए वर्ण के भेद, अब कोई आपसे पूछ देगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अभी हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे स्वर होता है टोटल 11, व्यंजन होते हैं टोटल 33, ठीक। जब आप उसको और इसको जब मिलाएंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 44, 44, ठीक, 44 हो जाएगा। और टोटल तो होते हैं वर्ण होते हैं 52, तो फिर आप इसमें जो है जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा इसमें, आप इसमें आप जोड़ लीजिएगा जो आपको अनुस्वार पढ़ाए थे, अंग वो हो जाएगा, फिर उच्चित हो जाता है यहाँ पे 2, फिर संयुक्त व्यंजन यहाँ पे आपके हो जाते हैं 4, ठीक। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया 44 और 4 48 और 48 4 52 हो गया, ठीक है। आपका कितना हो गया टोटल 52 हो गया। चलिए हम आपको फिर आगे लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब ये स्वर जो है, ये स्वर है, हम आप स्वर पढ़ेंगे, ये जो स्वर होता है ना इसमें किसी भी वर्ण का हेल्प नहीं लिया जाता, यानी कि इस स्वर में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये आज़ाद है, ये स्वर मतलब स्वतंत्र है, ये क्या है स्वतंत्र है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अ आ ई वगैरह, ये सब आज़ाद है, ये अपने से ही बना है। जब इसको हम बोलते हैं तो इसमें कोई रुकावट नहीं आता है। देखिए अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। सब कंठ से ज़्यादा करके इसमें आवाज़ आती है। आप मुंह खोल करके एक साथ में इसको बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं स्वर पढ़ा रही हूँ तो स्वर के बारे में ही बताऊंगी कि इसको जो है आप एक साथ में पढ़ सकते हैं। आ ई उ री ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे अब क ख बोल कर दीजिए, आप एक साथ में नहीं बोल पाएंगे। क ख ग घ बोलना पड़ेगा आपको, उसमें सांस लेना पड़ेगा, रुकना पड़ता है। अभी आप देखिए स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के भेद होते हैं 1, 2 और 3। पहला तो हर्ष स्वर मतलब छोटी मात्रा, बड़ा स्वर मतलब बड़ी मात्रा, और प्लुत स्वर मतलब बड़ी से भी बड़ी मात्रा, ठीक है। मैं हर्ष स्वर में आपको बता दूं, इसकी जो मात्रा है अ ई उ और री यानी कि छोटी मात्रा है, मात्रा 4 रहेगा, ठीक है। फिर दीर्घ में आता है आ ई उ ए ओ, तो ये हो गया। आपको पता चल गया कि इसमें जल्दी बोलते हैं, इसमें थोड़ा और जल्दी बोलते हैं। लेकिन जब ये प्लुत आता है तो ये जो प्लुत वाला है इसमें हम सबसे ज़्यादा सांस लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राम श्याम आ जाओ जाओ ओम, ठीक। तो इसको जब खींच के ज़्यादा हम बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। अभी आप देखिए हिंदी भाषा में स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है।
हिंदी भाषा में स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से स्वर का भी प्रयोग होता है। ठीक, जैसे कि देखिए इसमें है इमारत, उपजाऊ, जाओ, औजार, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से है। लेकिन फिर नीचे जो ये मात्रा के रूप से, जो मात्रा में देखिए ये स्वतंत्र रूप से तो यूज होता ही है स्वर, उसका ये मात्रा के रूप में भी यूज होता है। तो ये इसके कितने प्रकार है? दो रूप है इसका। ये जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये स्वतंत्र रूप से स्वर है और मात्रा के रूप से जो इसकी मात्रा हम लिखते हैं, जो व्यंजनों में ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो व्यंजन है इसको हम बिना स्वर की मदद के हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बिना स्वर की मदद की नहीं। स्वर तो स्वतंत्र है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। इसको जो है स्वर की आत्मा जो है व्यंजन में रहती है, अ की आत्मा। ठीक है, जो कि अ की मात्रा नहीं होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। उनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर रुककर बाहर निकलती है। जब हम स्वर बोलेंगे तो इसकी हवा निकलती है। ठीक, व्यंजन बोलते हैं तो ये रुक रुक के जो है आवाज़ ये है अपन बोलते हैं, लेकिन जब स्वर हम बोलते हैं तो उसमें रुकना नहीं पड़ता है। बोले क, ख, ग तो मुँह से हवा निकलेगी, लेकिन जब आ, ई, उ बोलेंगे तो आपको हवा मुँह से नहीं निकलती है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या जो है टोटल हो जाती है 52। मैंने आपको अभी बताया था। व्यंजन के भेद देखिए, व्यंजन के भेद भी होते हैं जो कि 3 प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया था। स्पर्श व्यंजन क से म, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श श ह। ठीक, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन जो क से म तक होते हैं वो कोई ना कोई आपको जो है जब बोलेंगे तो मुंह में वो टच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इन 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ण होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसको कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, तो क वर्ग बोलेगा तो कंठ से आवाज आएगा, च वर्ग बोलेगा तो तालव्य से आवाज आएगा, ट वर्ग बोलेगा तो मूर्धन्य से आवाज आएगा, त वर्ग बोलेगा तो दंत से होगा, प वर्ग बोलेगा तो इससे हो जाएगा आपका होठ से। ठीक, देखिए सभी व्यंजन में अ की मात्रा मिला हुआ है। हम तो बच्चों को पढ़ाएं ये भी कह के कि व्यंजन में किसकी आत्मा है, तो अ की आत्मा है। ठीक, अब अंतस्थ व्यंजन बताए थे मैंने आपको यहाँ पे कि य र ल व। ठीक है, ये आपके जो है अंतस्थ मतलब ये अंदर से आवाज़ आती है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो अंदर से आती है आवाज़ इसकी, य र ल व। जब बोलिएगा तो आपको सांस पहले ऊपर खींचना पड़ता है अंदर से, तब जाके वो जब सांस छोड़ेंगे तब ये बोलते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन मैंने अभी आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन मतलब होता है ऊष्म, गर्मी नहीं होती, कहते बहुत उमस है, वही ऊष्म व्यंजन। जब हाथ आगे करिएगा श श श ह, आपको गर्म वायु आती है, उसी को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विशेष चीज़ है, मानक है इसमें दिया हुआ है। मानक हिंदी में श श के उच्चारण में अब कोई अंतर नहीं रह गया, यानी कि पहले स स का उच्चारण अलग अलग प्रयोग होता था, लेकिन अब जो है ये प्रयोग होने लगा है। स का प्रयोग संस्कृत शब्दों तत्सम में होता है। पहले ये जो स है ये अब इसमें दोनों से यूज होता था, लेकिन अब ये वाला जो है केवल संस्कृत में यूज होता है। ठीक है, देखिए भाषा, भाषण, आभूषण, शुल्क, विष्णु, स के प्रयोग के लिए भी कुछ भी नियम देखे जा सकते हैं। देखिए अब ट वर्ग से पहले अगर स का ही प्रयोग होता है। कष्ट, कृष्ण काष्ठ, सृष्टि, ये बस ध्यान दीजिएगा कि ये संस्कृत शब्द में यूज होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब स और स का क्रम, यदि एक ही शब्द में स आते हैं तो पहला वर्ण स और दूसरा स होगा, जैसे शेष, विशेष, विशेषण, विशिष्टाचार। ठीक, अब ड और अ ये दोनों क्या हमने अभी आपको पढ़ा था, उत्सुप्त ध्वनियाँ हैं जो नई ध्वनियाँ बनाई गई है, नई वर्ण है। ये दोनों ध्वनि संस्कृत में प्रयोग नहीं होती, ध्यान दीजिएगा ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ढ ड और व से भिन्न होता है। ये बता दें कि ये जो ड़ दूसरा है और ये वाला दूसरा है। ठीक है, और ये भी दूसरा है।
और यहाँ पे जो ये ढ है, ये ढ दूसरा है और ये ढ हिंदी वाला दूसरा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको आप। शब्द के मध्य अंत में होती है, जैसे पढ़ाई, ये हमेशा बीच में ही यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे लास्ट में, ये स्टार्टिंग में कभी भी यूज़ नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन, मैंने अभी आपको बताया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये छ कैसे बनता था, क श प्लस छ बनेगा, ये त्र तर प्लस ये बनेगा, ज ज्ञा मतलब ज्ञा बनेगा, श मतलब श्र बनेगा। लेकिन जब आप इसको देखिए, ये आधा रहेगा, ये पूरा रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये बुक में सब गलत छाप दिए हैं, ये नहीं रहेगा, बस ये रहेगा आधा और ये रहेगा पूरा, ठीक है। और जब इसको भी जब तोड़ देंगे तब इसमें बाहर आता है अ, ठीक। तो कोई पूछेगा ये बनेगा कैसे, तो ऐसे बनाइएगा, क आधा क और पूरा स, आधा त पूरा र, आधा ज पूरा य, आधा सा पूरा र, तब बनेगा ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बुक में गलत छाप दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द्वित व्यंजन क्या होता है। द्वित व्यंजन देखिए, पहले कह रहा है द्वित मतलब दो, और क्या तो व्यंजन मतलब जो दो दो रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप कक चट टट मम लिल आदि, जैसे दो जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं द्वित व्यंजन। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पक्का, बच्चा, मिट्टी, सम्मान, बिजली आदि, ये द्वित व्यंजन है, ठीक है। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है संयुक्त अक्षर। एक मैंने संयुक्त अक्षर पढ़ाया था, ठीक है, जो 4 प्रकार के थे। ये संयुक्त ताक्षर है, ताक्षर। अब एक स्वर रहित हो, व्यंजन का भिन्न स्वर सहित हो। पहला कह रहा है कि स्वर के रहित मतलब बिना स्वर के हो वो व्यंजन। फिर दूसरा क्या हो, स्वर के सहित यानी कि स्वर के साथ हो, ठीक है, व्यंजन से मिल होता है, वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे ये आधा क्या है, बिना स्वर के है, लेकिन दूसरा वाला स्वर के साथ है। पहला वाला यानी कि जो बीच में आधा आधा यूज होता है उसी को हम कहते हैं संयुक्त अक्षर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खड़ी पाई हटाई, हटाकर यानी कि जो खड़ी पाई पहले होती थी उसको अब जो है हटा दिया गया है। जैसे कि पहले हम ये जो ग म त स है, पहले 11 लिखते थे ना, तो अब ये खड़ी पाई हटा के 11, फिर सम्मान, पूरा मान लिख सकते थे हलंत लगा के, लेकिन अब नहीं लिख। जैसे कि 11 है ना ये, तो आप इसको पहले ऐसे लिख देते थे ज्ञान, ये जो खड़ी पाई थी इसमें हलंत लगा दिए थे, लेकिन अब इसको हम हटा के बस आधा कर दिए, ठीक। तो सम्मान थी, ये माँ में खड़ी पाई लगा देते, लेकिन अब माँ का जो खड़ी पाई होता है उसको हटा दिए हैं। जैसे कि क्योंकि ये लगाने से जो है ये भी आधा ही है, ये जो हलंत लगाई मतलब ये आधा ही है, लेकिन अब इसको खड़ी पाई को हटा के सीधे ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं घुंटी हटाकर, घुंटी क्या होता है, ठीक है। क और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब इनकी घुंटी हटा दी जाती है। कहते हैं कि जब क और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ अगर मिलती है तो घुंटी को हटा देते हैं। जैसे कि क तो क्या हो गया, पत तो रक्त, यानी कि इसके बाद दूसरा व्यंजन अगर आ गया, देखिए क्या कह रहा है, क और फ के साथ दूसरा व्यंजन आ गया, इसमें क्या हो गया, ये र आ गया ना, तो क्या हो गया, रक्त। इनकी खुंटी हटा दी जाती है, यानी कि इसको आधा कर दिया जाता है। फिर फत मतलब रफ्तार। अब बिना पाई वाले यानी कि बिना पाई वाले, देखिए जो तो यानी कि बिना पाई वाले, इसमें पाई नहीं होता, पाई मतलब खड़ी पाई होती है, ये नहीं है इसमें, देखिएगा ये गोल 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 है सब, ठीक। ट जो है ये द, जब किसी व्यंजन के साथ मिलते तब इन्हें अरहित बनाने के लिए, यानी कि अरहित यानी कि जिसमें अ नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि सारे व्यंजन में अ होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि जिसमें बिना स्वर के हो, यानी कि बिना अ के हो, उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जिससे इसके अंदर यानी कि जो खड़ी पाई होती है उसको हटा है, इसको ये खड़ी पाई वाला नहीं। कोई पूछेगा आपको बिना पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये ट ठ ड ढ ह, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे चाहे खट्टा है ना, तो ये जो है यहाँ पे हलंत लगा दिया गया है खड़ी पाई की जगह। फिर यहाँ पे देखिए अद्भुत, ये द की जगह क्या लगा दिया गया है, हलंत लगा दिया। ये है आधा लेकिन हलंत लगा, ये आधा है लेकिन हलंत लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर पढ़ा तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जो स्वर तंत्री है उसके हिसाब से, लेकिन आज मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है।
कल आपको मैं पढ़ाऊँगी सघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, उसका टॉपिक अलग रहेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आएगा। वैसे जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, आज जो इसके बाद पढ़ाऊँगी मैं, ये आपके एग्ज़ाम में इसी में से बहुत आ गए हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करें PDF के लिए।